अली और सानी शाम के 7 बजे यरूशलेम पहुंचे। यरूशलेम के मगरबी हिस्से में यहूदियों की नई आबादी है। इस हिस्से में किसी अरब और द्रोज कबीले के लोगों को रिहाइश की इजाज़त नहीं दी जाती है। वहाँ एक बंगले में गोल्डन ब्रेन वास्को डी थर्मा रहता था। अली ने कहा, पहले हम मस्जिद अक्सा में हाजिरी देंगे, फिर वापस आकर अंकल थर्मा से मुलाकात करेंगे। उसने कार उधर मोड़ ली जिधर दुनिया का सबसे कदीम मजहबी तारीखी फसील बंद शहर था। इस शहर को बैतुल मुकद्दस कहते हैं। दुनिया के गोशे गोशे से 3 मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ हर माह हर मौसम में ज़ियारत के लिए और ईमान ताज़ा करने के लिए आते हैं। वो फसील के एक दरवाजे से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, फिर हरम शरीफ में आए। सानी ने पूछा, तुम पहले मुसलमानों के हरम शरीफ में क्यों आए हो? सुना है इससे मुल्क का एक हिस्से में वो अहाता है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र है। कब्र इसलिए खाली है कि वो आसमान पर उठा लिए गए थे, और ये ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और एक दिन दुनिया में वापस आएंगे। अली ने कहा, हम ईसाइयों के उस कलीसा में भी जाएंगे जो उनकी सबसे मुकद्दस ज़ियारतगाह है। ये देखो, ये मस्जिद अक्सा है। इस अहाते के पुष्ट पर यहूदियों की दीवार गरिया है। ये दीवार गरिया क्या चीज़ है? यहूदियों के अकीदे के मुताबिक यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह थी, जिसे रोमनों ने 2000 कबल में स्मार कर दिया था। यहूदी साने के गम में आज भी इस दीवार से लगकर रोती हैं। ये आहवुजारी उनकी इबादत का एक हिस्सा है। वो दोनों मस्जिद अक्सा का नज़ारा कर रहे थे। अली दिल में दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह मेरी सानी मुझे वापस दे दे। मैं इसकी दिमागी तवानाई को कमज़ोर नहीं करूँगा। यहाँ जो होगा तेरी रज़ा से होगा। मस्जिद अक्सा को अक्सर मुसलमान मस्जिद उमर भी कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यरूशलेम को फ़तह करने के बाद इस मस्जिद के उस हिस्से में नमाज अदा की थी जहाँ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अली और सानी वहाँ से निकलकर सुखरा की इमारत में आए। सुखरा के अंदर एक घेरे में वो चट्टान है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुर्बानी का वादा किया था। इस चट्टान के करीब उस वक्त दूसरे ज़ायरीन भी थे। उनमें ईसाई और यहूदी भी थे। एक यहूदी ने सानी के करीब आकर कहा, हेलो लारा, तुम तो ऐसे गायब होती हो कि महीनों सूरत नज़र नहीं आती। सानी ने नागवारी से कहा, मैं लारा नहीं हूँ। वो अपने एक साथी को मुखातिब करते हुए बोला, रॉबिन सुनो, ये क्या कहती है? ये लारा नहीं है। दरअसल लारा फ्लर्ट करने वाली लड़की थी। पता नहीं तेलबैब से न्यूयॉर्क तक कितने शहरों में कितने आशिक बना रखे थे। यरूशलेम आने वाले आशिक सानी को लारा समझ रहे थे। दूसरे आशिक ने सामने आकर कहा, वाह मेरी जान, मजाक कर रही हो या सचमुच पहचाने से इनकार कर रही हो? अली ने फौरन ही सानी का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए कहा, हरम शरीफ से बाहर चलो, वरना यहाँ बात बढ़ेगी तो इस मुकद्दस मुकाम का एहतराम मजरूह होगा। वो दोनों तेजी से बाहर आ रहे थे। तीनों नौजवान पीछे पड़ गए थे। एक कहता आ रहा था, यार बात समझा करो, एक नए आशिक के साथ है इसलिए हमसे अनजान बन रही है। दूसरे ने कहा, लेकिन ये तो हमारी इंसल्ट है। अली ने हरम शरीफ के बाहर कदम रखते उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। हाथ क्या था? लोहे की सलाख थी। वो चीखें मारता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। वो अय्याशी करने वाले जवान दुबले पतले नाजुक से थे, लड़ना नहीं जानते थे। उन्होंने ज़रा दूर भागकर पत्थर उठाकर मारना शुरू किया। अली ने सानी को पत्थरों से बचाने के लिए ढाल बनने की कोशिश की, जख्मी भी हुआ, लेकिन 3 अतराफ से पत्थर आ रहे थे। वो सानी के साथ दौड़ता हुआ हरम शरीफ में वापस आया। अपनी जाने हयात को देखा तो वो भी जख्मी हो चुकी थी। पेशानी से लहू बह रहा था और वो इन भगोड़ों को घूर रही थी जो बहुत दूर जाकर खड़े हो गए थे। एक पुलिस अफसर और कई सिपाही आ गए थे। अली ने अपना कार्ड दिखाया तो सबने अलर्ट होकर सलूट किया। वो बोले, तीनों रईस ज़ादे इधर खड़े हुए हैं, उन्हें पहचानो और गिरफ्तार करो। ये गिरफ्तार ना हुए तो तुम सब की वर्दियां उतार ली जाएंगी। वो तीनों भागने लगे। सिपाहियों ने उनके पीछे दौड़ लगाई। सानी के सर पर सख्त चोट आई थी। अली अपनी चोटें भूल गया। उसे सहारा देकर कार में ले आया। वो दोनों फौलाद थे। ऐसी चोटें कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन ईमान और अकीदे से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने अली की दुआ कबूल कर ली थी। सानी को कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया था। जब लैला आई तो अली और सानी गोल्डन ब्रेन वास्को डी थर्मा के बंगले में आ गए थे। थर्मा ने डॉक्टर को कॉल किया तो लैला ने कहा, अली तुम्हारा ईमान और तुम्हारा जज्बा सादिक है, खुदा ने तुम्हारी सुन ली। सानी को इस आबी कमज़ोरी में मुब्तला करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। उसकी वापसी का एहतमाम कुदरत ने किया है। जब डॉक्टर मरहम पट्टी करके चला गया तो लैला चुपके से सानी के दिमाग में आ गई। उसे थपक थपक कर सुलाया, फिर उस पर अमल करने लगी। खुदा जब किसी शख्स या किसी कौम को दौलत और कुव्वत देता है तो कभी बरसों तक और कभी सदियों तक उसका ज़रफ़ आजमाता है। रूस आधी सदी से ज़्यादा अरसा तक सुपर पावर रहा, मगर उसकी कमज़रफ़ी ने उसे तोड़ दिया। अमेरिका और इसराइल का भी जल्द या बदेर कुछ ऐसा ही अंजाम होने वाला है। दानिशमंदी तो ये है कि हम अपने ही इस्लामी ममालिक का जायज़ा लें। अल्लाह ताला ने मशरिक़ वस्ता की तमाम मुसलमान रियासतों को तेल की इतनी बड़ी दौलत दी जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती, लेकिन इस दौलत से कोई ऐसी फ़ौज तैयार नहीं हुई जो इसराइल के मुकाबले में एक दिन की भी जंग लड़ने के काबिल हो। इस दौलत से जदीद असला की कोई फैक्ट्री नहीं बनाई गई।
इन रियासतों में से किसी ने इस दौलत से किसी मुसलमान को रियाजीदां और साइंसदान नहीं बनाया, बल्कि अपनी पूरी कौम को अमेरिका का दोस्त और वफादार बना दिया। अमेरिका उनकी दोस्ती और वफादारी की कदर इसराइल के बाद करता है। अफगानिस्तान जैसे इस्लामी मुल्कों को खाना जंगी में मुब्तला करके इस कदर खोखला कर दिया जाता है कि वो किसी बड़े मुल्क के सहारे के बगैर अपना वजूद कायम नहीं रख सकते। अब मेरी दास्तान जिस नौ आज़ाद इस्लामी मुल्क से गुजरने वाली है उसका नाम उज़्बेकिस्तान है। इस इस्लामी मुल्क पर सारी दुनिया के ईसाइयों और यहूदियों की नज़रें लगी हुई हैं। यहाँ यहूदी अपनी मजहबी शनाख्त से नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर और वर्कर की हैसियत से गलबा पाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। सबसे पहली और नाकाबिल इनकार हकीकत यह है कि मगरबी ममालिक कभी इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद नहीं होने देंगे और अपने अंजाम से बेखबर मुसलमान खुद कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। फिर यह कि खुदा ने जिस तरह मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक को तेल की दौलत दी है, उसी तरह उज़्बेकिस्तान को सोने का ज़ख़ीरा दिया है। यहाँ सोने की कानों से तकरीबन 40 टन सोना सालाना निकाला जाता है। कुदरती गैस, कोयले और दीगर धातुओं के वसी ज़खायर पाए जाते हैं और 80% आला दर्जे की कपास यहीं पैदा होती है। यहाँ ऐसे साइंसी इदारे हैं जहाँ 40 लाख अफराद काम करते हैं। यहाँ के लोग फ़न में इस कदर आगे हैं कि ज़लज़ला प्रूफ इमारतें तामीर करते हैं। ऐसी इमारतें अब तक 20 ज़लज़लों के शदीद झटके बर्दाश्त कर चुकी हैं। ऐसे ज़हीन, जीदार और कुदरती दौलत से मालामाल मुसलमान मगरबी ममालिक की नज़रों में यकीनन खटकते रहेंगे। इन्हें शीशे में उतारने के लिए बैनुल-अक़वामी सियासत की बिसात पर जो चालें चली जा रही हैं, उसकी कुछ झलकियाँ इस दास्तान में मिलती रहेंगी। मैंने मरीना के चोर ख्यालात पढ़े थे। वो उज़्बेकिस्तान जाना चाहती थी। इसकी वजूहात ये थी कि वो रूस के करीब तर रहकर इवान रास्का के ज़रिए अपनी एक टेलीपैथी जानने वालों की टीम बनाना चाहती थी। अब तक 2 टेलीपैथी जानने वाले जनरल पार्किन और बीजी थर्माल उसकी मुट्ठी में आ चुके थे। दूसरी वजह यह थी कि वो मुझसे दूर रहना चाहती थी। मैंने उसे कहा था कि मैं तिब्बत से वापस अफ़गानिस्तान पारस के पास जाऊंगा। तब उसने कहा था, पापा आप मुझे उज़्बेकिस्तान के किसी सरहदी शहर में ड्रॉप कर दें, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। मैं उस हेलीकॉप्टर में उसे ले गया जो मैं अफ़गानिस्तान से लेकर आया था। अभी 9 आज़ाद मुल्कों की सरहदें मजबूत नहीं थी। ऐसे ममालिक में दाखिल होते वक्त कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। अगर होती तो हम टेलीपैथी के ज़रिए बिगड़ी बना सकते थे। मैंने एक मशरकी शहर फरगाना के करीब उसे हेलीकॉप्टर से उतार दिया और थोड़ी देर के लिए इंजन बंद कर दिया। वो बोली, आपने ये नहीं पूछा कि मैं पारस से मिलने आपके साथ क्यों नहीं जा रही हूँ। मैंने जवाब दिया, ये तुम्हारा और पारस का मामला है, मुझे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। आप एक सवाल का सही जवाब देंगे? मैं तो सही जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई का यकीन नहीं आएगा। तुमने कभी किसी पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। चलें यही सही, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं तिब्बत में हूँ और ख़तरात में घिरी हुई हूँ? तिब्बत में मेरे कई आलाकार हैं। उनमें से एक ने मुझे दरसगाह के इंचार्ज के दिमाग में पहुंचाया था। आप अपने बेटे पारस की कसम खाकर कहेंगे कि मुझ पर तनवीं में अमल नहीं किया है और मेरे दिमाग में नहीं आती हैं। तुमने मेरा पूरा रिकॉर्ड पढ़ा है, उसमें यह लिखा हुआ है कि मैं कभी कसम नहीं खाता और इस फिक्र में दुबला नहीं होता कि कसम के बगैर अगला मुझ पर यकीन कर रहा है या नहीं। तो फिर कसम के बगैर ही मेरे सवाल का जवाब दें। मैं तुम्हारे दिमाग में आया करता था। जब से तुमने आत्मा शक्ति हासिल की है तब से तुम्हारा दिमाग मेरी गिरफ्त से निकल चुका है। मैंने एक बार चुपचाप तुम्हारे पास आने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने सांस रोक ली। वो मुतमईन और खुश हो गई। मैंने कहा, पारस ने मुझे बताया था कि तुमने उससे रब्ता किया था और वादा किया था कि इस्लाम कबूल करोगी। बेशक मैंने आपका दिल दुखाया था। मैं इसी तरह तलाफ़ी कर सकती हूँ, आपका दिल जीत सकती हूँ, और मेरी जान बचाकर तो आपने मुझे ख़रीद लिया है। मैं आप लोगों की हूँ। पारस को कोई पैगाम दोगी? आप उससे कह दें कि उसी की मौजूदगी में उसका मज़हब कबूल करूँगी। शर्त यह है कि वो उस अफ़गानी दोशीज़ा को छोड़कर मेरे पास आए। मैंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वो अलविदाई मुसाफिया करके जाने लगी। जब वो दूर निकल गई तो मैंने इंजन स्टार्ट किया। गर्दिश करने वाले पंखे की तूफ़ानी हवाएं दूर मरीना तक पहुंच रही थी। उसकी जुल्फ़ें और लिबास हवा की जद में लहरा रहे थे। मेरा हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद होता हुआ उससे दूर होता चला गया। मरीना को पूरा यकीन हो गया कि मुझसे पीछा छूट गया था। वो मौजूदा तमाम टेलीपैथी जाने वालियों में सबसे ज़हीन और मक्कार थी। अभी सानी से उसका पाला नहीं पड़ा था। ये बड़ी सुपर ताकतों को चक्कर देती आ रही थी, कभी किसी के काबू में नहीं आती थी। इस बार महालामा के हाथों मारी जाती। मैंने इसलिए ऐन वक्त पर बचाया था कि मैं इब्तदा से उसके हवास पर छाया हुआ था। इस बार काम आकर मजीद उसके दिमाग में नक्श हो गया था। वो मेरा नाम ही सुनकर एहसास कमज़ोरी में मुब्तला हो जाती थी। इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ तो उसने उज़्बेकिस्तान को अपनी मंजिल बना लिया। मैंने उसे फरगाना तक पहुँचा दिया था, लेकिन मुझे उज़्बेकिस्तान में किसी भी दुश्मन इस्लाम की मौजूदगी गवारा नहीं थी। इसकी अहम वजह बयान करता हूँ। यहाँ के मुसलमानों को 1-2 बरस से नहीं 70 बरस से गुलाम बना कर रखा गया था। उनकी दीनी ज़िंदगी पर कानूनी पाबंदी आयद की गई थी। बेशुमार उलमा को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। नमाज और कुरान मजीद पढ़ने वालों को सताया जाता था। मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्हें आहनी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता। दीन का प्रचार करने वालों को शदीद मुसाइब में मुब्तला रखने के लिए साइबेरिया भेज दिया जाता।
वहाँ के मुसलमान अपनी ज़ुबान अरबी रस्मुल ख़त में लिखा करते थे। इसे रूसी रस्मुल ख़त में तब्दील कर दिया गया। कम्युनिस्ट हुक्मरानों ने दीन इस्लाम के खिलाफ लाखों किताबें शाया की और उन्हें घर घर तकसीम करते रहे। ऐसे आजमाइशी हालात में 70 वर्षों तक यहाँ के लोग कुफर के निर्गे में रहे, फिर भी उनकी अक्सरियत मुसलमान ही रही। ये इस बात का खुला सबूत है कि खुदा अपने दीन की खुद हिफाजत करता है। आज़ाद होने के बाद दुश्मनान इस्लाम को उनकी हर चाल का जवाब दिया जा रहा था। अब वो दोबारा अरबी रस्मुल ख़त शुरू कर चुके हैं। कुरान मजीद की तालीम आम की जा रही है। हर मदरसे, स्कूल और कॉलेज में इस्लामी तालीमात लाजमी करार दी गई हैं। शहरों या दही इलाकों में कोई खिलाफ इस्लाम हरकत हो तो इस्लामी पासबानों के दस्ते उसकी रोकथाम करते हैं। गोया उज़्बेकिस्तान में अभी कुफर और इस्लाम की जंग जारी थी। ऐसे में मरीना वहाँ पहुंची थी। वह दूसरे तमाम मज़ाहिब को मजाक समझती थी। कोई सा भी मज़हब कबूल करके उसे छोड़ देना उसके लिए महज एक खेल था। उसे मुसलमानों से खुदा वास्ते का बैर था। उसने टेलीपैथी जानने वाले वार्नर हैक को इस्लाम कबूल करने की सज़ा दी। आइंदा पारस को धोखा देने के लिए नुमाइशी तौर पर इस्लाम कबूल करना चाहती थी। ऐसी मक्कार लड़की इस मुल्क में दुश्मनान इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती थी। मैंने अफ़गानिस्तान वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। पारस से रब्ता कायम करके उसे मरीना के हालात और ख्यालात बताए। फिर कहा मरीना फरगाना गई है। ताशकंद वहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पर है। मैं ताशकंद में क़याम करके उसकी मसरूफियात पर नज़र रखूँगा। ठीक है पापा, आप वापस ना आए, मैं आपके पास से जल्द आऊँगा। पारस वहाँ तौबा खानम के साथ था और बड़े ही काबिल ज़िक्र हालात से गुजर रहा था। मैंने सलमान को मुखातिब करके कहा, पारस के पास आते जाते रहो, उसे किसी वक्त भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। भाईजान आप फ़िक्र न करें, मैं पारस से रब्ता रखूँगा। फ़िक्र तो होती है, पारस की नहीं करूँगा तो तुम्हारी करूँगा। मेरी फ़िक्र किस लिए? मियाँ सुल्ताना माँ बनने वाली है, तुम्हें बाप बना रही है। ये फ़िक्र की नहीं, खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है, लेकिन लैला मुझे बता रही थी कि तुम्हारी बेगम बड़ी फ़िक्रमंद रहती है। उसने मुझे नहीं बताया और आपको मालूम हो गया? भाई बहुत सी बातें औरतें अपने मर्द को नहीं बताती। सुल्ताना अपनी बहन लैला से कह रही थी कि वह माँ बनने वाली है। ऐसे दिनों में मर्द आवारा हो जाते हैं, अपनी खाली रातें दूसरी जगह गुजारती हैं। क्या सुल्ताना मेरे मुतल्लिक ऐसी राय रखती है? मुझे आवारा समझती है। फिर वह चौंक कर बोला, अरे भाईजान आप फिर मियाँ बीवी को लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं। शैतान को भगाने के लिए लाहौल पढ़ते हैं, आपके लिए क्या पढ़ूं? मैं मुस्कुराता हुआ दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। हेलीकॉप्टर को पहले एक पहाड़ी के दामन में उतार चुका था। वहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर एक पुख्ता सड़क थी जो ताशकंद को जाती थी। मैंने डैशबोर्ड के खाने से एक कागज़ और कलम निकाला। उस पर लिखा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने वाला मेहमान अपने मेज़बानों के लिए तहाइफ ज़रूर लाता है। मैं दुश्मनों से छीना हुआ ये हेलीकॉप्टर तोहफे के तौर पर उज़्बेक मुसलमानों को पेश करता हूँ। मैं वो कागज़ डैशबोर्ड पर एक टेप के साथ चिपकाकर हेलीकॉप्टर से उतर गया। फिर वहाँ से पुख्ता सड़क की तरफ पैदल जाने लगा। अब वहाँ गैर कानूनी रिहाइश का मसला था। मैंने फ्रांस के काला हाकिम से रब्ता किया। उसने कहा, फरहाद साहब हमने अफ़गानिस्तान की हिज़्ब मुजाहिदीन के लीडर तक असला और माली इमदाद पहुँचा दी है। और फरमाएं। मैंने कहा, आपकी माली इमदाद का शुक्रिया। मैं ताशकंद शहर में दाखिल होने वाला हूँ। मेरे यहाँ रहने के लिए कानूनी कागजात नहीं हैं। आप इस सिलसिला में क्या कर सकती हैं? आप तो जानते हैं उज़्बेकिस्तान में हमारा बाकायदा सफारत खाना कायम नहीं हुआ। वहाँ हमारा एक सियासी नुमाइंदा और उसके 2 मुआविन हैं। इनके अलावा फ्रांस के 4 बड़े अखबारात के सहाफ़ी, शायर और अदीब हैं। और आप तो दर पर्दा हक़ाइक़ को समझते हैं, ये सब फ्रांस के जासूस हैं। आप अभी किसी ख़ास जासूस से फ़ोन पर रब्ता करें, उसे बताएं कि मैं उसके दिमाग में पहुँच गया हूँ और अब उसे जो काम लूँ उसे वो आपका हुक्म समझकर तामील करता रहे। उसने फ़ोन के ज़रिए ताशकंद में क़याम करने वाले एक जासूस से रब्ता किया। फिर पूछा, क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट पेश करने लगा। मैं उसके अंदर पहुँच गया। वो फ्रांस के एक अखबारी रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ क़याम कर रहा था। उसका नाम जैकी हार्प था। उससे कहा गया कि मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और शायद जैकी हार्प के दिमाग में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा, यस जैकी, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, खुश आमदीद मिस्टर फरहाद। फिर उसने आला हाकिम से कहा, मिस्टर फरहाद मुझसे रब्ता कायम कर चुके हैं। आला हाकिम ने कहा, अपनी टीम के तमाम अफराद से कह दो कि जब भी फरहाद साहब कोई हुक्म दें उस पर फ़ौरन अमल करें और उन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम करते रहें। फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया। मैंने जैकी हार्प से कहा, तुमने मेरी जिसामत और कद देखा है या रिकॉर्ड में पढ़ा है? क्या इसके मुताबिक तुम्हारी टीम में कोई शख्स है? जी हाँ, ऐसा शख्स है। मैंने आपको वीडियो कैसेट में मुतहरिक देखा है। हमारा आदमी शायद कद में आपसे 1 आध इंच छोटा होगा। क्या ये फ़र्क चलेगा? चलेगा। अगर वो मेरी जिसामत और मुशाबत रखता है तो मेकअप के जुमला सामान का इंतज़ाम करो। मैं उसके पासपोर्ट और कागजात के मुताबिक यहाँ रहूँगा। उसे पेरिस वापस भेज दिया जाए। मैं इस सिलसिले में इंतजामात कर रहा हूँ। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैंने अपने चारों तरफ देखते हुए वहाँ का मोहल्ले वकूफ़ बयान किया। उसने कहा, आप पुख्ता सड़क के करीब इंतज़ार करें, हमारे एक आदमी आ रहे हैं।
वो ग्रे कलर के ओवरकोट और हैट में होगा। उसके हाथ में एक जर्द रंग का रुमाल रहेगा। आप उसे मुखातिब करेंगे, वो आपसे कहेगा, आपने तशरीफ़ लाकर मुश्किल आसान कर दी है। मैंने ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। उसकी सोच से पता चल गया कि जो शख्स आने वाला है उसे मेरे पास पहुंचने में शायद 1 घंटा लगेगा। मैं पहाड़ी के दामन में एक चश्मे के किनारे बैठ गया। दूर तक कहीं कहीं बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती थी। सर्दी बढ़ने वाली थी, बर्फ़बारी में इजाफा होने वाला था। चश्मे का पानी भी नीम बर्फीला हो रहा था। वहां से दूर एक पुख्ता सड़क नजर आ रही थी। मैं आने वाले उस अजनबी को वहां बैठकर देख सकता था। फिर मैं बैठे बैठे मरीना के पास आ गया। वो फरगाना के एक मुजाफाती इलाके में थी। इस इलाके में एक चर्च था। वो वहां पहुंचकर अपने लिए जगह बना रही थी। उसने 2 घंटे पहले चर्च के एक पादरी से मुलाकात की थी। उसे कहा था कि वो वहां राहबा बनने के लिए आई है। पादरी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? फादर, अगर मैं अपने मुतल्लिक कुछ ना बताऊं तो क्या आप मुझे इस चर्च की खिदमत करने नहीं देंगे? तुम ईसाई हो तो ये जानती होगी कि कन्फेशन बॉक्स में जाकर अपनी गलतियों का एतराफ़ करना पड़ता है और यह एतराफ़ चर्च का पादरी सुनता है। अगर तुम एतराफ़ से बचना चाहोगी तो समझ लो, यहाँ इस्लामी हुकूमत है। इस्लामी पासबानों के दस्ते जगह जगह घूमते और इंक्वायरी करते रहते हैं। वो इधर आएंगे तो तुम्हारा मुहासबा करेंगे, फिर तुम उनसे अपनी असलियत नहीं छुपा सकोगी। वह चर्च के दरवाजे पर सर झुकाए खड़ी थी और पादरी के ख्यालात पढ़ रही थी। संजीदगी से बोली, मुझे खुदावंद यीशु ने तुम लोगों की मदद के लिए भेजा है। आसमान की नामालूम बुलंदियों से वो नामालूम बातें मेरे दिल में उतरती हैं जो दूसरों को वक्त से पहले मालूम नहीं होती। तुम्हें ऐसी कौन सी बात मालूम है जिसे हम नहीं जानते? आप जानते हैं, आज से आधी सदी पहले कम्युनिस्ट हुकाम ने मस्जिदों और गिरजों को बंद करा दिया था। उस चर्च में कोई इबादत करने वाला नहीं रहा। जब यहाँ के मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और हुकूमत रूस को यकीन हो गया कि उज़्बेकिस्तान आज़ाद होकर ही रहेगा, तो उस वक्त के हुक्काम ने बज़ाहिर मजहबी आज़ादी दे दी, मस्जिदों और गिरजों को खोलने की इजाज़त दी। फिर तुम्हें पादरी बनाकर 10 राहब और 6 राहबाओं के साथ इस चर्च में भेज दिया ताकि तुम इस नौ आज़ाद इस्लामी ममलिकत के खिलाफ जासूसी करते रहो। नाम निहाद पादरी ने उसे चौंक कर देखा, घबरा कर आसपास दूर तक नजरें दौड़ाईं। फिर फौरन ही अपने लिबास से एक रिवॉल्वर निकालकर सख्ती से कहा, अंदर चलो, कम ऑन, चलो वरना गोली मार दूंगा। वो उसके आगे चलती हुई अंदर आई। फिर बोली, मिस्टर आंद्रियो, तुम ये रिवॉल्वर खुद ही मेरे हाथ में दोगे? उसने पलटकर आंद्रियो की तरफ हाथ बढ़ाया। आंद्रियो ने वो रिवॉल्वर उसके हाथ में दिया। फिर जैसे ही दिमाग को आज़ादी मिली वो घबरा कर बोला, ये कैसे हो गया? मैंने ये तुम्हें कैसे दे दिया? तुम इस रिवॉल्वर के बदले अपनी जान दे सकते थे। यकीन ना हो तो आजमा लो। उसने रिवॉल्वर वापस किया। आंद्रियो ने झपट लिया। फौरन ही उसकी नाल अपनी कनपटी से लगाकर कहा, खबरदार, अपनी असलियत बताओ वरना गोली मार दूंगा। फिर उसे गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर उसे कत्ल की धमकी दे रहा था। उसने रिवॉल्वर का रुख बदलना चाहा लेकिन मरीना की सिमत नहीं हो रहा था। उसकी नाल कनपटी पर वापस आ जाती थी। वो खामोश खड़ी उसे संजीदगी से देख रही थी। फिर बोली, अभी मैंने कहा था तुम अपनी जान दोगे और तुम देख रहे हो कि किसी भी लम्हे गोली तुम्हारी कनपटी के अंदर घुसने वाली है। नहीं, मुझे मुआफ़ कर दो। खुदावंद यीशु ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है, मुझे मुआफ़ कर दो। वो सख्त लहजे में बोली, खबरदार, अपनी नापाक ज़ुबान से खुदा और मसीह का जिक्र न करना। तुम लोग ईसाइयत को बदनाम करना चाहते हो। तुम लोगों ने चर्च को सुराग रसानी का अड्डा बनाया है। प्लीज़ गुस्सा थूक दो। तुम्हारे जज्बात से समझ गया हूँ कि तुम कट्टर ईसाई हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी ईसाई हूँ। ये अलग बात है कि तुम्हारे मुकाबले में मेरा ईमान कमज़ोर है। ईमान की कमज़ोरी का बहाना न करो, ये तुम्हारे पास है ही नहीं। चर्च के पीछे तुम अपनी रिहाइशगाह में छुप कर शराब पीते हो और जिन्हें राहिबा बनाए उनके साथ तो तुम 11 जासूस अपनी रातें काली करते हो। चर्च के एक हिस्से से गूंजती हुई सी आवाज़, हसीना, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हें इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। मरीना ने सर घुमाकर देखा। बड़ी सी स्लीप के नीचे 2 अफराद राहबों के सफ़ेद लिबास में थे और उनके हाथों में स्याह गन्ने थीं। चर्च के दूसरे दरवाजे से मजीद 3 राहब इसी तरह हथियार उठाए दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, तुम्हारी मालूमात बहुत वसी हैं। ताज्जुब है, बंद कमरों में होने वाले गुनाहों का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? चर्च के अंदर बने हुए कन्फेशन बॉक्स से 3 राहब और निकले। उनकी गन्नों का रुख भी मरीना की तरफ था। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें गोली मारने में देर नहीं लगेगी, लेकिन पहले ही मालूम करना ज़रूरी है कि तुम कौन हो और हमारे तमाम राज कैसे जानती हो। वह घूम घूम कर उन्हें देखते हुए बोली, तुम तादाद में 9 हो, बाकी 2 कहाँ हैं? एक ने गाली देकर कुछ कहना चाहा। मरीना उसकी ज़ुबान दांतों के दरमियान ले आई। वह तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। ऐसा लगा जैसे अपनी दांतों के दरमियान ज़ुबान कट कर रह गई है। उसने झुंझलाकर अपने साथी को गन के दस्ते से मारते हुए कहा, यू सन ऑफ, तुम्हारे धक्का देने से मेरी ज़ुबान दांतों में आ गई है। मार खाने वाले ने उसके मुंह पर घूंसा रसीद करते हुए कहा, मैंने धक्का नहीं दिया था। सलीब के पास खड़े हुए शख्स ने पूछा, ये तुम लोग क्यों ख्वामखा झगड़ा कर रहे हो? उसके साथी ने कहा, झगड़ा करने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? यू शट अप, तुम मेरे बाप तक पहुंच रहे हो। उसने एक उल्टा हाथ रसीद कर दिया। इधर इनके दरमियान भी लड़ाई होने लगी।
मरीना ने इसी तरह बाकी 3 अफराद को भी एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर किया, लेकिन वो 2-4 को आपस में लड़ाती तो दूसरे 2-4 दिमागी तौर पर आज़ाद होकर सोचते कि वो क्यों ख्वामखा एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। मैंने मरीना की मदद की, उनके दिमाग में घुसकर उन्हें एक दूसरे के जरिए जख्मी करने लगा। मरीना समझ रही थी वो जिसका दिमाग छोड़कर जाती है वो दिमागी तौर पर आज़ाद होकर भी गुस्से में लड़ाई जारी रखता है, इसीलिए वहाँ तीसरी जंग अजीम जारी है जो किसी नतीजे के बगैर ख़त्म नहीं होगी। उनका लीडर आंद्रियो उनके दरमियान सुलह कराने के लिए दौड़ता फिर रहा था। एक एक से कह रहा था, रुक जाओ जरा, अकल से समझो, ये लड़की पुरस्कार है, मैं इसे गोली ना मार सका, तुम भी अपने हथियारों से इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कोई उसकी नहीं सुन रहा था, बल्कि बीच बचाव के दौरान वो भी मार खा रहा था। आखिर थक हार कर मरीना के कदमों में आकर बैठ गया, उसके पांव पकड़कर बोला, मेरी माँ तू कौन है? मैं तेरी बर्तरी तस्लीम करता हूँ। अगर ये एक दूसरे पर फायरिंग करेंगे तो दूर तक आवाज़ जाएगी, हम कानूनी मामलात में फंस जाएंगे। मैं तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूँ, इन्हें मजीद पागल होने से रोको। वो थक हार कर गिरते रहे। आपस की लड़ाई रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। इसके बाद किसी में इतनी शक्कत नहीं रही कि उठकर दूसरे को तमाचा मारता। उनके लीडर आंद्रियो ने मुखातिब करते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, ये लड़की है, हमसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, खाली हाथ है, हमसे लड़ने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई, इसके बावजूद तुम सब ज़मीन चाट रहे हो। उनमें से जो फर्श पर पड़ा हुआ था वो तकलीफ से कराते हुए उठकर बैठ गया, जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, जो खड़ा हुआ था वो लड़खड़ाता डगमगाता हुआ मरीना को हैरानी और परेशानी से देखने लगा। एक ने कहा, ये जादू जानती है। दूसरे ने गन संभालते हुए कहा, एक ही गोली में इसका जादू हवा हो जाएगा। आंद्रियो ने कहा, तुम अहमक हो, अब भी नहीं समझे, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मैंने कई दफ़ा इस पर गोली चलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैं नाकाम नहीं रहूँगा, मेरे हाथ में गन चलाने की कुव्वत है, गन में कारतूस हैं, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, फिर मैं कैसे नाकाम रह सकता हूँ। उसने ये कहते ही मरीना का निशाना लिया, इसके साथ ही घूमकर अपने एक साथी को टारगेट बना लिया। वो एक जगह छुपते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो, गन फेंक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वह छुपने वाला अब उसका निशाना ले रहा था। मरीना ने कहा, अपने हालात पर गौर करो और समझो, जिस तरह तुम सब अभी दस्त बदस्त लड़ाइयों में मसरूफ़ थे, इसी तरह इन हथियारों से एक दूसरे को मारकर खुद नाबूद हो जाओगे। वो सब सोच में पड़ गए। वो बोली, मैंने तुम में से किसी को अब तक गोली नहीं चलाने दी, फायरिंग की आवाज़ दूर तक जाएगी और यहाँ लाशें पाई जाएंगी तो यहाँ की मुसलमान पुलिस और इस्लामी पासबान के रजाकार तुमसे कुत्तों जैसा सलूक करेंगे। उनकी बेबसी और आपस की लड़ाई समझा रही थी कि यही होने वाला है। एक ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आ रही है, मगर ये तो बताओ हम तुम्हारे सामने बेबस क्यों हो गए हैं? मुझे मेरे खुदा ने गैर मामूली ताकत दी है, उस पावर के जरिए मैं तुम सबको अपना गुलाम बनाऊंगी। उन सब ने घुटने टेक दिए। एक ने कहा, हम तुम्हारी गायबाना ताकत को मानते हैं और तुम्हारे वफादार रहने की कसम खाते हैं। उनके लीडर आंद्रियो ने कहा, हम तुम्हारे अहकामात की तामील करते रहेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई प्रीचिंग स्टेज पर आकर बोली, मेरा सबसे पहला हुक्म यह है कि यहाँ चर्च में और इसके अहाते में जहाँ भी असलहा, शराब और बेहया औरतें छुपा कर रखी गई हैं, उन्हें 1 घंटे के अंदर यहाँ से दूर ले जाओ। हम ये ज़ख़ीरा कहाँ ले जाएंगे? तुम लोगों का और कोई खुफिया अड्डा होगा? एक ने कहा, हमारे पास दूसरा कोई खुफिया अड्डा नहीं है। मरीना ने उसके दिमाग को हल्का सा झटका दिया। वो चीख मारकर दोनों हाथों से सर थाम कर लड़खड़ाया, फिर एक साथी से टकरा कर गिर पड़ा। वो बोली, जो मुझसे झूठ बोलेगा और आइंदा धोखा देना चाहेगा उसकी यही हालत हुआ करेगी। तुम बोलो आंद्रियो, कोई दूसरा अड्डा है? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, इतनी देर बाद समझ में आया है कि तुम टेलीपैथी जानती हो। अब तक हमारे दिमागों पर कब्जा जमाती रही थी, मुझे रिवॉल्वर से फायर नहीं करने दिया और इन सबको आपस में लड़ाती रही। हाँ, मैं तुम्हारी खोपड़ियों में घुसकर पेट की आंतें निकाल सकती हूँ। इस वक्त एक एक के छुपे हुए ख्यालात पढ़ रही हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो एक शख्स को देखकर बोली, जेकब तुम सोच रहे हो कि किसी वक्त भी मुझे गाफिल पाकर हलाक कर दोगे? वो जल्दी से अपनी गन को एक तरफ फेंकते हुए बोला, मुझे मुआफ़ कर दो, बेशक मैंने यही इरादा किया था। मैं कान पकड़कर कहता हूँ तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात दिल में नहीं लाऊंगा। वो दूसरे से बोली, और तुम सोच रहे हो अपना दूसरा अड्डा मुझे नहीं दिखाओगे? वो 10 मील के फासले पर है, मुझे उधर का रुख नहीं करने दोगे? वो जल्दी से बोला, नहीं मैडम, मैं बता रहा हूँ वो अड्डा। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ, वक्त ज़ाया न करो, फ़ौरन अपनी लुग़वियात समेट कर यहाँ से ले जाओ। सिर्फ आंद्रियो मेरे पास रहेगा और मेरे अहकामात तुम लोगों तक पहुँचाता रहेगा। लेकिन हम यहाँ ईसाइयों की हैसियत से थे, चर्च से जाने के बाद यहाँ की इंटेलिजेंस को क्या जवाब देंगे? यही कि तुम लोग चर्च के इंतजामात संभालने के काबिल नहीं थे, इसलिए अब महज ईसाई शहरी बनकर रहोगे। चर्च का इंतज़ाम दूसरे फादर संभालेंगे। फिर उसने आंद्रियो से कहा, तुम्हारे चोर ख्यालात ने बताया है कि फरगाना में एक नहायत ईमानदार फादर रहते हैं। वो एक बार यहाँ इबादत के लिए आए थे। तुम लोगों की इबादत करने के तरीक़ों पर एतराज़ किया था, क्योंकि तुम सब सही तौर से इबादत करना जानते ही नहीं हो। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम लोगों ने उस बेचारे को यहाँ से भगा दिया था। मैडम, आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती, मैं उस फादर से मुआफ़ी मांग लूँगा।
सिर्फ मुआफ़ी नहीं मांगोगे, उन्हें इज्जत के साथ यहाँ लाओगे। मैं ये चर्च उनके हवाले करूँगी। उसके अहकामात की तामील के लिए आंद्रियो शहर की तरफ गया और उसके दूसरे साथी वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने चले गए। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मुझे दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकती हुई दिखाई दी। मैं चश्मा के पास से उठ गया। इस गाड़ी से एक शख्स बाहर आया। वो ग्रे कलर के ओवरकोट और हैट में था और उसके हाथ में जर्द रंग का एक रुमाल था। जैकी हार्प ने मेरे पास आने वाले की यही निशानियां बताई थी और एक मखसूस कोड भी था। मैंने तेज़ी से चलते हुए उसके करीब आकर कहा, हेलो मिस्टर। उसने मुस्कुराकर कहा, अपने तशरीफ़ लाकर मुश्किल आसान कर दी है। उसने कोड के तौर पर सही फ़िक्र अदा किया था। मैंने उसे मुसाफिया करते हुए कहा, मुझे इत्मीनान हो गया है। मुझे सिर्फ पहली मुलाकात में शनासाई की ज़रूरत थी, बाकी मैं उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था। वो मुझे गाड़ी के पिछले हिस्से में लाया। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था। उसने इस शख्स से तारुफ कराते हुए कहा, सर, ये बोबोला एंडरसन है। कद और जिसामत में आप जैसा है, सिर्फ 1 इंच कद में कम है। मैंने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, इतना सा फ़र्क चलेगा। हम सब पिछले हिस्से में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहाँ मेकअप का सामान और बड़ा सा आईना सब कुछ था। मैंने थोड़ी देर तक बोबोला एंडरसन के चेहरे को हर जाविये से देखा, फिर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगा। उससे कहा, अपने मुतल्लिक बताते रहो। यहाँ कितने दिनों से हो, कितने मर्दों और औरतों से खासी जान पहचान हुई है और उनसे किस तरह की बातें हो चुकी हैं। वो अपने मुतल्लिक तमाम बातें तफसील से बताने लगा। मैं मेकअप करने के दौरान सुन रहा था और अहम बातें जहन नशीन कर रहा था। इंसान को पिछली तमाम बातें पूरी तफसील से याद नहीं रहती, वो कुछ भूल भी जाता है। फिर उसकी ज़ात से वाबस्ता कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो किसी के सामने ज़ुबान पर नहीं लाता। इस वक्त मैं मेकअप पर तवज्जो दे रहा था, इसलिए उसके ख्यालात नहीं पड़ रहा था। ड्राइवर से कह दिया गया था कि वो सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करे और ताशकंद पहुंचने में ज़्यादा देर लगाए। उसने यही किया। यूं तो 1 घंटे ही में मेकअप हो गया था, लेकिन फाइनल टच करते करते पौने 2 घंटे लग गए। बोबोला एंडरसन और दूसरे मेज़बान मुझे हैरानी से और तारीफी नज़रों से देख रहे थे। एक ने कहा, सर, आप कमाल के फनकार हैं। बोबोला को पैदा करने वाली माँ भी आपको देखेगी तो धोखा खा जाएगी। बोबोला ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। ये आप नहीं हैं, आईना है और सामने मेरा अक्स है। मैंने कहा, और ये अक्स तुम्हारी आवाज़ और लहजे में बोल रहा है। सर, हमने आपके मुतल्लिक जो कुछ सुना था, आप उससे भी ज़्यादा हैं। आप ज़रा फिर मेरे लहजे में बोलें। मैंने कहा, अब तो मैं जब तक यहाँ रहूँगा तुम्हारी आवाज़ और लहजे में बोलता रहूँगा। क्या हम ताशकंद में दाखिल हो गए हैं? मुझे खिड़की के बाहर शहरी मनाजिर दिखाई दे रहे थे। एक ने कहा, जी हाँ, हम ताशकंद पहुँच गए हैं। ये फव्वारों का शहर कहलाता है। बोबोला ने कहा, उज़्बेक ज़ुबान में ताशकंद के मायने है पत्थरों का शहर। कदीम ज़माने में हमलावरों से महफूज रहने के लिए शहर के अतराफ पत्थरों की फसील खड़ी की गई थी, तब से ये नाम पड़ गया है। मैं उसकी बातें सुन रहा था और खिड़की के बाहर इस खूबसूरत शहर को देख रहा था। हम माजी के लिनन स्क्वायर से गुजर रहे थे। अवाम ने आज़ादी के बाद इसका नाम आज़ादी स्क्वायर रख दिया था। जदीद इमारतों के साथ कदीम इस्लामी तर्ज की इमारतें भी नजर आ रही थीं। वह इमारत भी नज़रों से गुजरी जहां सन 1965 की पाक भारत जंग के बाद ताशकंद मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और भारतीय वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की मौत वाक़ई हुई थी। मैंने बोबोला एंडरसन से कहा, मुझे इन तमाम जगहों पर ले चलो जहां से तुम गुजरते रहे हो। इस दौरान मैं लिबास, जूते और शेविंग का सामान वगैरह खरीदता रहूँगा। हम मज़ीद 3 घंटों तक गाड़ी में बैठे शहर में घूमते रहे और मैं शॉपिंग करता रहा। उन्होंने इस शहर के मशहूर मारूफ होटल चहारसू में क़याम किया था। इस होटल में दाखिल होने से पहले मैंने कहा, और निसफ घंटा गाड़ी में सैर करो, मैं इस दौरान खामोश रहूँगा। फिर मैं बोबोला एंडरसन के दिमाग में पहुँच गया। उसकी याददाश्त में छुपी हुई बातें पढ़ने लगा। फिर मैंने उसे कहा, बोबोला, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि शराब पीते हो? वो बोला, सर, हमारे मुल्क और सोसाइटी में शराब आम है। लोग पानी की तरह पीते हैं, इसलिए मैंने शराब नोशी के जिक्र को अहमियत नहीं दी। मैं नहीं पीता हूँ, इसलिए मेरे सामने जिक्र करना चाहिए था। गलती हो गई सर। तुमने अपनी यहाँ की तमाम मसरूफियात बताई और उस लड़की लॉलिता के बारे में कुछ नहीं बताया। वह हैरानी और परेशानी से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, फिर कह दो कि गलती हो गई। आज रात वह तुम्हारे कमरे में आने वाली है। तुम उसके साथ रूसी वॉडका पीने वाले थे और रात गुजारने वाले थे। हाँ, वो बात यह है सर कि मैं... बकवास मत करो। मैं तुम्हारे कमरे में काम करने जा रहा हूँ। वो रात को आती और मैं उसे फ़ौरन ना पहचानता तो बात बिगड़ सकती थी। सर, वो बेज़रा लड़की है, उसका ताल्लुक किसी तंजीम या सियासी पार्टी से नहीं है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? सर, मैं क्याफा शनास तो नहीं हूँ, फिर भी चेहरों से किसी हद तक इंसान को पहचान लेता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे कोट की अंदरूनी जेब में उसकी 2 तस्वीरें हैं, मुझे दिखाओ। उसने अंदरूनी जेब से दोनों तस्वीरें निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। फिर कहा, मैं आपको तन्हाई में उसके मुतल्लिक बताने वाला था, तुम सफाई पेश ना करो। तुम्हारे चोर ख्यालात मुझे बता रहे हैं कि लॉलिता ने तुम्हें सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाया है। वो तुम्हारे प्यार की खातिर अपना ही वतन छोड़कर तुम्हारे साथ पेरिस जाने को तैयार है। यस सर, मैं आपसे यही कहने वाला था कि अभी मुझे चोर रास्ते से सरहद पार कराई जाएगी।
मेरी दरख्वास्त है कि मुझे ललिता को अपने साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए। शाबाश, कल ललिता से तुम्हारी दोस्ती हुए अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और इतनी जल्दी सच्ची मोहब्बत हो गई, हत्ता कि वो अपने बाप दादा की ज़मीन छोड़कर तुम्हारे साथ जाने के लिए राज़ी हो गई है। सर यही बात है, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन ना दिलाओ, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ। मैंने ललिता की तस्वीर देखी, फिर उसकी आंखों में झांकता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। वो एक स्विमिंग पूल के किनारे मसाज बेड पर औंधी लेटी हुई थी। उसके बदन पर इतना मुख्तसर सा कपड़ा था कि इसके बाद वो और मुख्तसर नहीं हो सकता था। एक औरत उस पर झुकी हुई हौले हौले मसाज कर रही थी। ये बेहयाई गुलामी के दौर से थी। चूंकि अभी कई शोबों पर रूस का गलबा था और मगरबी मुल्कों से आने वाली बेहयाई को छूट दी जा रही थी, इसलिए अब भी सरेराह शराब पीने वाले और औरतों के साथ फ्री होने वाले मनाजिर कहीं नजर आ जाते थे। यहाँ इस्लामी तहजीब और शराफत को आम होने में कई बरस लगते। गैर मुल्कियों की ये पूरी कोशिश थी कि इस्लामी जमहूरियत अपने मुकम्मल इक़दार के साथ कायम ना हो। मैं थोड़ी देर तक ललिता के ख्यालात पढ़ता रहा, फिर दिमागी तौर पर हाजिर होकर बबोला एंडरसन से कहा, कल रात तुम ललिता के साथ ओपरा में थे, तुम्हें एहसास नहीं है कि वो बातों ही बातों में तुम्हें ज़्यादा पिला रही है? नो सर, कल मैं मदहोश नहीं हुआ। फिर ललिता को कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे ब्रीफ केस में ऑयल रिफाइनरी की ऐसी तस्वीरें हैं जो फौजी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है? खुदा न खास्ता आइंदा कभी जंग छिड़ेगी तो उन तस्वीरों के जरिए दुश्मनों को तेल के कुएं में गोले बरसाने की मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। सर, ललिता तस्वीरों के बारे में कुछ नहीं जानती है। मैंने एक जोर का उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया, फिर पूछा, तुम होश में हो कि किसके सामने बोल रहे हो? मैं तस्वीरों के बारे में ललिता के दिमाग से मालूम कर रहा हूँ और तुम हकीकत से इनकार कर रहे हो। वह तमांचा खाकर अपनी इंसल्ट पर तिल मिला रहा था। कहने लगा, आपने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैं फ्रांसीसी इंटेलिजेंस का चीफ हूँ। मैंने कहा, चीफ थे, मेरे तमांचे के बाद नहीं रहे। फ्रांस के आला हुक्काम भी तुम्हारे योद्धा बहाल नहीं कर सकेंगे। मिस्टर फरहाद, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या ऐसा कोई आने वाला वक्त तुम देख सकोगे? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम ये राज जानते हो कि फरहाद यहाँ तुम्हारे बेस में मौजूद है। तुम ललिता की दीवानगी में आइंदा शराब पीकर उसके सामने मेरी असलियत उगल दोगे, इसलिए तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। वो सहम कर बोला, क्या आप टेलीपैथी के जरिए मुझे हलाक करना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। मैंने कहा, बाहर जाओ, ललिता तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो फौरन ही बाहर ना जाता, शायद मुझसे बहस करता, लेकिन ललिता का नाम सुनकर तीर की तरह गाड़ी से बाहर चला गया। मैं उसे थोड़ी दूर चलाता हुआ ले गया। आगे एक कार खड़ी हुई थी। उसका मालिक किसी करीबी इमारत में गया हुआ था। वो बोला, दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। चाबी घुमाकर कार को स्टार्ट किया, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। उसने सोच के जरिए पूछा, मिस्टर फरहाद, क्या आप मौजूद हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। वो मुझे बोलने पर उकसा रहा था, फिर कहने लगा, मुझे तमांचा खाने के बाद गुस्सा आ गया था। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। ये तस्लीम करता हूँ कि फ्रांस का कोई हाकिम आपकी इजाज़त के बगैर मुझे डिपार्टमेंट में वापस नहीं आने देगा। आप बहुत फराग दिल हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो बोल रहा था, मगर उसके चोर ख्यालात कह रहे थे कि वो मुनाफिक और दोगला है। वो पहले ऐसा नहीं था। आदमी वक्त और हालात के साथ बदलता है। उसे ललिता के हुस्न और शबाब ने बदल दिया था। हालांकि अभी वो हाथ नहीं आई थी, दूर ही दूर से टरखा रही थी। ये लालच शदीद था कि आज रात वो मेहरबान होगी। वो मुझसे दोस्ती करके आज रात यहाँ रुकने की इजाज़त चाहता था, ताकि सुबह तक ललिता के साथ रहे या फिर उसे चोर रास्ते से अपने साथ पेरिस ले जाए। दो में से कोई एक बात मुमकिन हो जाती, लेकिन ललिता इस मजनू की लैला नहीं थी। अहम तस्वीर हासिल करने के लिए उसे उल्लू बना रही थी, और इस हकीकत को वो दीवाना आशिक तस्लीम नहीं कर रहा था। उसने कई बार मुझे मुखातिब किया, फिर कहा, मैं जानता हूँ फरहाद ने मुझे इसलिए आज़ाद छोड़ा है कि मैं सीधा अपनी ललिता से जाकर मिलूँ, फिर वो मेरे ज़रिए मेरी डार्लिंग को नुकसान पहुँचाए। लेकिन मैं इतना नादान नहीं हूँ कि खुद पर जान देने वाली की जान का दुश्मन बनकर अभी उसके पास जाऊँ। मैं ऐसे वक्त जाऊँगा जब वो हमारी ताक में नहीं रहेगा। ऐसा सोचते वक्त अक्सर शिकार भूल जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से ना कुछ सोच सकते हैं ना हरकत कर सकती हैं। वो भी भूल रहा था। इतना तो यकीन हो गया था कि वो भरोसे के काबिल नहीं रहा। उसके ज़रिए ललिता के पीछे छुपे हुए दुश्मनों को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। वो ड्राइव करता हुआ शहर से बाहर आया। एक जगह कार रोकी, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसकी सोच कह रही थी, ये मैं क्या कर रहा हूँ? इस वीराने में क्यों आया हूँ? वो खाली ज़हन होकर सोचने लगा कि इधर क्यों आया है। दरअसल उस वक्त में उसके दिमाग में नहीं था। अचानक दिमागी तौर पर अपनी गाड़ी में हाजिर होना पड़ा। मेरे एक मेज़बान ने मोबाइल फ़ोन का रिसीवर मुझे देते हुए कहा, मिस्टर हार्प आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। जैकी हार्प उसकी टीम का लीडर था। उसने कहा, मिस्टर फरहाद, 6 घंटे गुजर चुके हैं, आप अभी तक होटल नहीं पहुंचे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा, फ़ोन रख दो, मैं गुफ्तगू जारी रखता हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसके पास आकर उसे बबोला एंडरसन की अहमकाना इश्किया दास्तान सुनाई। उसने कहा, जनाब, इस बबोला ने तो बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। जी हाँ, अगर मैंने इसे जहन्नुम में नहीं पहुंचाया तो वो शराब के नशे में ललिता को मेरी असलियत बता देगा।
मैं टीम के लीडर की हैसियत से कह रहा हूँ, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, मिस्टर हार्प, आप फौरन बबोला के कमरे में जाएं और उसके ब्रीफकेस से ऑयल रिफाइनरी की तमाम तस्वीरें निकालकर अपने पास छुपा लें। मैं अभी बबोला के पास आता हूँ। मैं बबोला के पास आते ही चौंक गया था। वो आग के शोलों में घिरा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी उसके ख्यालात पढ़े, क्योंकि उसका दिमाग मलिकुल मौत की एक फूंक से बुझने वाला था। मैंने सोचा था कि उसे वीराने में पहुंचाकर मजबूर करूंगा कि वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाए और इस तरह जल मरे कि उसकी सूरत पहचानी ना जाए। इस तरह मैं यहाँ बबोला बनकर रह सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसने खुद ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग क्यों लगाई? उसे किसने मजबूर किया? जबकि मैं उसके दिमाग में नहीं था। मैं जैकी हार्प से बातें कर रहा था। ये सोचा नहीं जा सकता था कि वो खुद ही जलकर मर गया होगा। वो मौत को नहीं, महबूबा को गले लगाना चाहता था। मेरी गैर मौजूदगी में किसने उसे मरने पर मजबूर किया था? वो कौन था? इस वीराने में उसके आसपास कोई नहीं था। शोले भड़कने के बाद कुछ लोगों ने दूर से देखा था और उसकी सिमत दौड़े चले आ रहे थे। उसके ख्यालात बता चुके थे कि उसने अपनी मर्जी के खिलाफ खुद को आग लगाई है। इससे साफ जाहिर हो गया कि यह हरकत टेलीपैथी के जरिए की गई है। मेरे अलावा कोई उसके अंदर मौजूद रहा था और चुपचाप मेरी तमाम कार्रवाइयां देखता रहा था। उसे मालूम हो गया था कि अब मैं बबोला बनकर वहां रहने वाला हूं। वह दिमाग में रहकर मालूम कर चुका था कि मैं बबोला को वीराने में ले जाकर कत्ल करने वाला हूं। इसीलिए जब मैं थोड़ी देर के लिए जैकी हार्प के पास गया तो वह अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाला ये मालूम ना कर सका कि मैं बबोला के अंदर मौजूद हूं या नहीं। उसने मेरे प्रोग्राम के मुताबिक उसे जल्द मरने पर मजबूर कर दिया। मैंने जैकी हार्प के पास आकर कहा, हमारा मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो रहा है। कोई दूसरा टेलीपैथी जाने वाला पता नहीं कब से बबोला के दिमाग में था और तुम सबकी मसरूफियात को देखता समझता रहा था। उसने बबोला को ख़त्म कर दिया है। क्या तुमने उसके ब्रीफ केस से तस्वीरें निकाल ली? अफसोस के साथ कहता हूँ सर, तस्वीरें गायब हैं। गायब करने वाले ने बबोला के दिमाग से ब्रीफ केस के लॉक का खुफिया नंबर पढ़ा होगा। इसके मुताबिक वो ब्रीफ केस खोलकर असल तस्वीरें ले गया है। मैंने फ़ौरन ही ललिता के दिमाग की तरफ छलांग लगाई, फिर वापस आ गया। उसका दिमाग मौत की तारीकी में डूब चुका था। मैंने जैकी हार्प से कहा, बबोला की तरह ललिता को भी हलाक कर दिया गया है। बात समझ में आ गई है। वो तस्वीरें हासिल कर लेने के बाद बबोला उनके किसी काम का न रहा था। उससे टेलीपैथी जानने वाले ने ललिता को क्यों मार डाला? इसलिए कि मैं उस लड़की के जरिए अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले के दूसरे आलाकारों तक पहुंच सकता था। जनाब, इस मामले में हम बुरी तरह नाकाम रहे हैं। नाकामी तो मेरी है कि वो अजनबी टेलीपैथी जानने वाला यहाँ फरहाद अली तैमूर को देख रहा होगा और जाल फैला रहा होगा। मैं किसी को इतना मौका नहीं देता कि वो छुपकर मुझ पर नजर रखे। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तमनगान की तरफ ले चलो। जैकी हार्प ने मुझसे कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी जगह छुपने जा रहा हूँ जहाँ दुश्मन का घेरा टूट जाएगा। आप वाकई उम्दा चालने चलते हैं। आप जहाँ भी जाएं मुझे इतला देते रहें ताकि मैं आपके लिए सहूलतें फराहम कर सकूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि छुपने जा रहा हूँ तो फिर तुम्हें वहाँ के मुताल्लिक इतला क्यों देता रहूँ? दरअसल मिस्टर हार्प, मैं इसी तरीके से दुश्मनों का सुराग लगाता हूँ। इस वक्त वो ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ है। जैकी हार्प ने कहा, जनाब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाओ। वो तुम्हारे पास रहकर नाकाम होगा तो ड्राइवर के दिमाग में आएगा। वो तुम्हारी टीम में अपने लिए जगह बना चुका है। मैंने गाड़ी रुकवा दी। अपने आसपास बैठे हुए मेज़बानों से कहा, आप लोग गाड़ी से उतर जाएं और कोई सवाल ना करें। वो कोई बहस किए बगैर उतर गए। गाड़ी आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने मुखातिब किया, हेलो मिस्टर फरहाद। मैं ड्राइवर की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। मैंने ड्राइवर को देखा। वो तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ हंस रहा था और कह रहा था, फरहाद अली तैमूर, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी गाड़ी में रहो और वो तुम्हारे काबू में ना रहे? इस गाड़ी का ड्राइवर कश्ती का मल्लाह जब चाहे तुम्हें डुबो दे। मैंने कहा, ट्रांसफार्मर मशीन ने दूध पीते बच्चों को भी टेलीपैथी सिखा दी है। तुम माँ का दूध छोड़ते ही मेरे पास मरने क्यों आए हो? मैं वो बच्चा हूँ कि दुश्मनों को भी अपने साथ दूध पिलाता हूँ। एक दूध की गाड़ी तुम्हारे पीछे आ रही है, एक गाड़ी आगे जा रही है। इस ड्राइवर का दिमाग मेरे कब्जे में है। तुम्हें हथियार रखने की आदत नहीं है, इसीलिए मेरे आलाकार ड्राइवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। अभी और टेलीपैथी की नाजायज औलाद, यह क्यों भूल गया कि अभी मैं बबोला एंडरसन का मेकअप करने के लिए कैंची से दाढ़ी मूंछे कुतर रहा था? कैंची भी तो एक हथियार है। ये कहते ही मैंने कैंची की नोक ड्राइवर की गर्दन पर मारी। तेज रफ्तारी से चलने वाली गाड़ी जरा डगमगाई, रफ्तार सुस्त हुई। मैंने आगे की तरफ झुकते हुए दरवाज़ा खोलते हुए ड्राइवर को बाहर धक्का दिया। वो बाहर लुढ़कता गया। गाड़ी एक तरफ मुड़ते हुए रुक गई। मैंने फुर्ती से स्टीयरिंग सीट संभाल कर उसे दोबारा स्टार्ट किया। पीछे आने वाली गाड़ी से फायरिंग होने लगी। आगे जाने वाली गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकलकर मेरी तरफ फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मेरी गाड़ी को तेजी से अपनी तरफ आते देखकर बुखला गए थे। सड़क के दोनों किनारों की तरफ दौड़ते जा रहे थे ताकि दरख्तों या पत्थरों की आड़ लेकर फायरिंग कर सकें। उनकी गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई थी। मेरी गाड़ी उसे टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। मैंने अकब नुमाइने को एडजस्ट करते हुए देखा। वो लोग फायरिंग करते हुए दौड़ कर आए और सड़क पर तिरछी हो जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। इस गाड़ी के तिरछी हो जाने से पीछे आने वाले साथियों की गाड़ी रुक गई थी। उनके दोबारा गाड़ी में बैठने और गाड़ी को सीधी करके आगे बढ़ने में जो वक्त लगा, उतनी देर में मैं उनसे दूर एक मोड़ पर पहुंच गया।
मैं अक्सर वो तदबीर करता हूँ जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकते। वो गाड़ी मुझे आगे भगाने में मदद दे सकती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, अपने लिए जो नया लिबास खरीदा था उसे फाड़ डाला, मेकअप के सामान से माचिस निकाली, फिर चाबी से पेट्रोल टैंकी को खोला, फटे हुए कपड़े को पेट्रोल में भिगोया, आधा कपड़ा टैंकी के अंदर घुसाया, आधा बाहर लटकाया, फिर एक तीली सुलगाकर कपड़े को आग दिखाते ही वहां से भागता चला गया। सड़क के एक तरफ किसी फैक्ट्री की तामीर के लिए अहाते की दीवार दूर तक नजर आ रही थी। जैसे ही मैं छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। मैं दीवार के दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां से सड़क नजर नहीं आ रही थी, लेकिन धमाके से फटने वाली कार के टुकड़े फिजा में बुलंदी तक उड़ते हुए दिखाई दिए। मैं दीवार के पीछे छुपते हुए उस सिमत दौड़ने लगा जिधर से दुश्मन 2 गाड़ियों में आ रहे थे। वो मुझे दीवार के पीछे नहीं देख सकते थे, लेकिन धमाके वाले मोड़ पर पहुंचकर रुक गए थे। गाड़ी के पिछले हिस्से में वाफिर पेट्रोल था जो सड़क पर फैल गया था। उसके साथ आग भी फैल गई थी। कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकती थी। मैं बहुत दूर जाकर फिर दीवार पर चढ़कर सड़क की सिमत उतर गया। बहुत से लोग भड़कते हुए शोलों की तरफ जा रहे थे। पीछे आने वाली गाड़ियां सड़क पर रुकती जा रही थी। दुश्मनों की गाड़ियां सड़क के किनारे उतरकर घास पर चलती हुई आग से बचकर आगे जा रही थीं। उनका ख्याल था मैं अपनी गाड़ी को आग लगाकर उनका रास्ता रोककर कहीं आगे भागता चला गया हूं। इस सड़क पर गाड़ियां जा भी रही थीं और आ भी रही थीं। मैंने एक कार वाले से कहा, मिस्टर, क्या मुझे ताशकंद तक लिफ्ट मिलेगी? वह शख्स बहुत ही जिंदा दिल था, मुस्कुरा कर बोला, अगर लिफ्ट नहीं दूंगा तो अचानक तुम हथियार निकालकर मुझे हलाक करने की धमकी दोगे। मैं मजबूर हो जाऊंगा। लिहाजा मजबूर होने से बेहतर है मैं तुम्हारी शराफत की जुबान समझ लूं। आ जाओ, इसे अपनी ही गाड़ी समझो। मैं दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरी शादी नहीं हुई है, बीवी बच्चे नहीं हैं, इसलिए इत्मीनान से किसी को भी लिफ्ट दे देता हूं कि मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं। मैंने सीट की पुश्त से सर टेक कर आंखें बंद कर ली, फिर उसके ख्यालात पड़ने लगा। वो बोल रहा था, या मुहिब्बी, तुम सो रहे हो, मैंने बातें करने के लिए लिफ्ट दी है, मेरे जज्बात का ख्याल करो। ऐ मेरे ख्वाबीदा हम सफ़र, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मैं उसे सुनाने के लिए खराटे लेने लगा। उसने कहा, मुझे हसीन औरत के खराटे अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हारे कैसे सुनूं? या अल्लाह रहम कर। उसने डैशबोर्ड के खाने से थोड़ी सी रुई निकाली, फिर उसे दोनों कानों में ठूंस ली। मैंने खराटे बंद कर दिए। उसके ख्यालात ने बताया वो एक कॉर्निवाल का मालिक है। इस कॉर्निवाल में सर्कस के तमाशे दिखाए जाते हैं, तरह तरह के खेल और दिलचस्पियां होती हैं। स्टेज पर नाच गाने पेश किए जाते हैं, स्टॉलों पर राइफल से निशानाबाजी होती है और फ्री स्टाइल कुश्तियां भी दिखाई जाती हैं। कॉर्निवाल के मालिक का नाम याकूब हमदानी था। उसके तकरीबन 200 मुलाजिम कॉर्निवाल के मुख्तलिफ शोबों में खेल तमाशे दिखाते थे, जिनमें से 70 लड़कियां थीं। कुछ दिनों से कुछ लोग याकूब हमदानी को परेशान कर रहे थे, उसे धमकियां दे रहे थे कि अगर उसने अपने कॉर्निवाल में 4 अजनबी मर्दों और 2 औरतों को मुलाजमत ना दी और यहाँ की सरकार को मुतमईन ना किया कि वो 6 बंदे उसके कॉर्निवाल के पुराने मुलाजिम हैं, तो इसका नतीजा बुरा होगा। ऐसी धमकी से साफ जाहिर था कि वो 2 अजनबी औरतें और 4 मर्द गैर कानूनी तौर पर उज़्बेकिस्तान आए हैं और जाली शनाख्ती कागजात के जरिए कॉर्निवाल में पनाह लेना चाहते हैं। गोया कोई खुफिया तंजीम थी जो अपने 6 बंदों को वहाँ की शहरियत दिलाना चाहती थी। याकूब हमदानी के साथ ऐसा अक्सर होता था। जब वो रूस की एक रियासत से दूसरी रियासत में अपना कॉर्निवाल ले जाता था तो हुकूमत के बागी कॉर्निवाल में छुप कर और काफ़ी असला छुपाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आजकल गैर मुल्की जासूस उसके पास छुपने आया करते थे। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर सीट पर सीधा होकर बैठते हुए हैरानी से पूछा, क्या मैं सो गया था? वो चिढ़कर बोला, नहीं, मैं सो रहा था और तुम ड्राइव कर रहे थे। सॉरी, दरअसल बात यह है कि जब कोई ज़्यादा बोलता है तो उसकी बात शुरू होते ही मुझे नींद आ जाती है। मैं उल्लू नहीं हूँ, तुम्हें नींद नहीं आई थी, तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे थे। ये बताओ, ताशकंद में कहाँ ड्रॉप करूँ? अपने कॉर्निवाल में। क्या? वो चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ताल्लुक कॉर्निवाल से है? तुम्हारी पेशानी पर लिखा है कि तुम्हारा नाम याकूब हमदानी है और तुम कॉर्निवाल के मालिक हो। उसने कार रोक दी, अकब नुमाइने को अपनी तरफ घुमाकर अपनी पेशानी को देखा, फिर कहा, मेरी पेशानी पर कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। पेशानी पर लिखी हुई तहरीरें सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तो पढ़ो और बताओ क्या क्या लिखा है। तुम 6 अजनबियों से परेशान हो, वो आज रात तुम्हारे कॉर्निवाल में पनाह लेने आ रहे हैं। कमाल है, तुम परेशान करने वालों की तादाद से भी वाकिफ हो। सच बताओ, क्या उनके नुमाइंदे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी उनमें से किसी की सूरत भी नहीं देखी। तुम ऐसे लोगों को नाराज़ नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारे कॉर्निवाल को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे लोग दोस्त बनकर तुम्हें माली फ़ायदा पहुंचाते हैं। और कुछ पढ़ूं? हाँ, ये बताओ, जब उनसे माली फ़ायदा पहुंचता है तो मैं परेशान क्यों हूँ? मौजूदा हुकूमत ने तुम्हें ताकीद की है कि अगर तुम्हारे कॉर्निवाल में कोई जासूस छुपा होगा या कॉर्निवाल की आड़ में मुल्क दुश्मनी करोगे तो लंबे अरसे के लिए जेल चले जाओगे। भाई, तुम तो मेरी पेशानी को किताब की तरह पढ़ रहे हो। हाँ, तुम्हारे कॉर्निवाल में पहले से चंद नापसंदीदा लोग हैं। तुम ऐसे तमाम लोगों से निजात हासिल करना चाहते हो। आज तुमने बड़ी मुद्दत के बाद फजर की नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि खुदा तुम्हें ऐसे लोगों से निजात दिलाए। खुदा ने तुम्हारी सुन ली। अगर तुम्हारा ईमान मुस्तहकम है तो यकीन कर लो,
उस माबूद ने मुझे निजात दहिंदा बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और सोच रहा था कि उसे ईमान मजबूत रखना चाहिए। कुदरत कब और किस बहाने मदद पहुंच जाती है ये बंदा नहीं समझ पाता। अगर समझने की कोशिश की जाए तो गायबाना मदद समझ में आ जाती है। वो मेरा हाथ थाम कर बोला, तो मेरे साथ कॉर्निवाल चलोगे? उसने कार आगे बढ़ाई। मैंने कहा, हाँ, फिलहाल तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी इस मुल्क में अजनबी हूँ। मैं तुम पर किस हद तक भरोसा कर सकता हूँ? मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मुसलमानों की नौ आज़ाद इस्लामी जमहूरियत की राह में जो भी हायल होगा, मैं उसके पैरों तले से ज़मीन सरका दूंगा। मुझ पर एतमाद करने के लिए सिर्फ आज रात तक मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे कॉर्निवाल को तमाम नापसंदीदा अनासिर से खाली करा दूंगा। उसने मुझे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। आज तुम मेरी मुश्किल आसान करोगे तो कल सुबह से तुम्हें इस मुल्क का बाकायदा शहरी बना दूंगा। मुतलका शोबे में बहुत ऊपर तक मेरी पहचान है। आला अफसर के सामने नोटों की गड्डियां रखते ही काम बन जाता है। क्या अपना हुलिया तब्दील करोगे? उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैंने कहा, यह मेरा असली चेहरा नहीं है, आर्जी मेकअप में हूँ। अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदूंगा। मैंने ताशकंद पहुंचकर फिर नया लिबास और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदी। फिर कार में आ गया। वो ड्राइव करने लगा। कॉर्निवाल के अहाते में पहुंचने तक मैंने बोबोला एंडरसन के मेकअप से निजात हासिल कर ली। अपने चेहरे पर मूंछों का और हल्की सी खूबसूरत राशीदा दाढ़ी का इजाफा किया। आंखों में हल्के सब्ज रंग के लेंसेज लगाए। छोटी छोटी तब्दीलियों से चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसने तारीफी नज़रों से देखा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं। वो बोला, ज़हीरुद्दीन बाबर तारीख का एक अहम किरदार है। वो यहाँ से 100 मील के फासला पर फरगाना में पैदा हुआ था। उसने हिंदुस्तान में अजीम शान मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली थी। मैंने कहा, मेरे वालिदैन ने उसी शहंशाह से मुतासिर होकर मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर रखा है। हम कॉर्निवाल के अहाते में पहुंच गए। वहाँ शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक खेल तमाशे जारी रहते थे। जब हम वहाँ पहुंचे तो शाम होने वाली थी। कॉर्निवाल के तमाम स्टॉल खुल रहे थे। सर्कस और थिएटर वगैरह के खैमों से मौसीकी की आवाज़ उभरने लगी थी। वहाँ के तमाम मुलाजमीन याकूब हमदानी को देखकर सलाम कर रहे थे। 2-4 ने मेरे मुतल्लिक उससे सवाल किया। उसने कहा, ये मेरे नए पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर ज़हीरुद्दीन बाबर है। अब ये मेरे साथ रहा करेंगे। जो मुझे तजस्सुस और तशवीश से देखकर मेरे मुतल्लिक सवालात करता, मैं उनके अंदर का हाल मालूम करने लगता। मैंने याकूब हमदानी से कहा, तुम्हारे ये पहलवान ज़र्क ज़रताज इस कॉर्निवाल का दादा बना हुआ है। इससे सभी डरते हैं, ये तुम्हें भी खातिर में नहीं लाता। हाँ, पहलवानों की कुश्तियाँ देखने वाले शायकीन ज़्यादा हैं। जिन पहलवानों पर नकद रूबल की शर्त लगाई जाती है, ज़र्क सरताज इन शराइत की आधी रकम खुद रख लेता है। यहाँ के बड़े बड़े पहलवान भी इससे डरते हैं। आज रात मेरे साथ उसका कुश्ती का ऐलान कर दो। वह हैरानी से बोला, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? पूरे उज़्बेकिस्तान में उसके मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। जो पहले थे वो उससे अपने हाथ पांव तुड़वा चुके हैं। वो तुम्हारे मुकाबले में पहाड़ है। मैंने कहा, पहाड़ को आदमी ही काट काट कर छोटा करता है। फिर भी पहले तुम मेरे छोटे दुश्मनों को काटो, वरना ये ज़र्क सरताज तुम्हें आज अस्पताल भेज देगा। हमदानी, अगर मैं बेकार साबित हुआ तो फिर तुम्हें फिक्र नहीं करनी होगी कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ या कब्रिस्तान, इसलिए कि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहूँगा। और अगर कारामद साबित हुआ तो फिर तुम्हारे साथ यही मुस्तकिल रहूँगा। उसने कॉर्निवाल के मैनेजर को बुलाकर कहा, रेसलिंग अरीना में ऐलान कराओ। आज रात एक नया पहलवान ज़हीरुद्दीन बाबर यहाँ आया हुआ है और वो नाकाबिले शिकस्त पहलवान ज़र्क सरताज को मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा है। शर्त लगाने वालों को 2 के 4, 10 के 20 और 50 के 100 मिलेंगे। यही ऐलान पोस्टर की सूरत में लिखवा कर कॉर्निवाल के तमाम स्टॉलों पर लगवा दो। वो अपने दफ्तर में आया। वहाँ एक मेज़ के पीछे एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई थी। पहले हमदानी ने इसे मोहब्बत में फांसा था, अब वो इसे शादी के लिए फांस रही थी। हमदानी शादी का मामला ज़्यादा अरसा तक टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो पहलवान ज़र्क ज़रताज की छोटी बहन थी और ज़र्क ज़रताज ने हमदानी से साफ साफ कह दिया था, मेरी बहन रोजीना ज़रताज से शादी करो। अगर किसी वजह से नहीं करना चाहते तो कॉर्निवाल की आधी आमदनी उसके नाम लिख दो। जब ज़रीना ज़रताज को मालूम हुआ कि मैं उसके भाई से मुकाबला करने वाला हूँ तो वो मुझे हकारत से देखते हुए बोली, हमदानी, क्या मेरे भाई के मुकाबले के लिए तुम्हें ऐसे ही कीड़े मकोड़े मिलते हैं? मेरा भाई इस पर थूकेगा तो ये गिर पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, ये तो बताओ वो कैसे थूकेगा? क्या ऐसे? मैंने उस पर थूक दिया। मारे गुस्से को उसका दिमाग फटने लगा। वो पूरी कुव्वत से चीखती हुई कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई, फिर मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। सामने कुर्सी थी। उसने कुर्सी को लात मारी, फिर उसे उठाकर पटकने लगी। उसके दिमाग में ये बात थी कि वो मुझे उठाकर पटक रही है। मैंने फिर उसके अंदर यह ख्याल पैदा किया कि इस पर दोबारा थूक रहा हूँ। वो गुस्से की शिद्दत से चीख चीख कर भाई को आवाज़ें देती हुई दफ्तर के बाहर भागती चली गई। हमदानी ने अपने सर के बालों को नोचते हुए कहा, हाय बाबर, ये तुमने क्या किया? अब तो यहाँ तुम्हारी लाश गिरेगी और मेरे हाथ पांव टूटेंगे। तुम्हें यहाँ लाने की सज़ा मुझे भी मिलेगी। मैं दफ्तर से बाहर आया। वहाँ पूरे कारकुनों पर बहन भाई की दहशत आ रही थी। हमदानी के तमाम मुलाजमीन ज़रीना को झुक झुक कर सलाम करते थे।
आज उसे रोते और भागते देखकर हलचल सी मच गई। जब ये पता चला कि मैंने मैडम की बेइज्जती की है तो कितने ही लोग हमदानी के पास आए। हमदानी ने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इसे मेहमान बनाकर यहाँ लाया हूँ। बहरहाल वो तुम्हारे आका का मेहमान है, तुम में से कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। अलबत्ता वो जरीना का मुजरिम है। इस मुजरिम को ज़र्क ज़रताज सजा देगा। वो बहन का इंतकाम लेने आता ही होगा। कॉर्निवाल के वस्त में एक ऊंचा सा स्टेज बना हुआ था। मैं वहां जाकर खड़ा हो गया, फिर ज़र्क ज़रताज के अंदर पहुंच गया। जरीना गुस्से से चीख चीख कर कह रही थी, उसे जान से मार डालो, जान से मार डालो। जब वो आधा मर जाए तो उसे मेरे हवाले कर देना। मैं उस पर थूकती जाऊंगी और उसके जिस्म पर खंजर से जख्म लगाती जाऊंगी। वो बहन भाई जहां हुक्मरानी करते थे वहां कोई उन पर थूक दे, ये तो मर जाने या मार डालने वाली बात थी। ज़र्क शेर की तरह धाड़ता हुआ अपने खेमे से बाहर आया। हमदानी के दफ्तर की तरफ दौड़ते हुए मुझे गालियां देना चाहता था। मैंने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। उसने दोबारा उठने की कोशिश करते हुए गाली देना चाहिए। मैंने फिर उसे औंधे मुंह गिरा दिया। वो जहां गिर रहा था वहां एक पत्थर था जिससे चेहरा लहूलुहान हो रहा था। मैंने उसके अंदर ही ख्याल पैदा किया कि गालियां देता रहेगा तो औंधे मुंह पत्थर पर गिरता रहेगा। वो गालियां छोड़कर गरजता और ललकारता हुआ उठा, फिर दौड़ता हुआ आने लगा। लोग दूर हट रहे थे। जरीना भी हाथ में खंजर लिए भाई के पीछे चली आ रही थी। कार्निवाल के तमाम लोग ज़र्क पहलवान को लहूलुहान देखकर हैरान हो रहे थे। वो गरज कर पूछ रहा था, कहाँ है वो बदमाश, आज वे बुरतनाक मौत मरेगा। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया। वो उछलकर स्टेज पर मेरे सामने आया, फिर गरजते हुए मुझ पर छलांग लगाई, सीधा मुझ पर आया। मैंने ज़रा झुककर उसे दोनों हाथों पर उठा लिया। उसे अपने सर से बुलंद करते हुए सीधा खड़ा हो गया, फिर गोल घूमकर उसे स्टेज से बाहर तमाशाइयों के ऊपर फेंका। तमाशाई वहां से भागे। वो ज़मीन पर जाकर गिरा, फिर तकलीफ से कराहने लगा। जरीना खंजर उठाए दौड़ती हुई स्टेज पर आई, मुझ पर खंजर से हमला किया। मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो वह तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी, खंजर गिर पड़ा। मैंने उसे एक झटके से लोगों की तरफ घुमाते हुए कहा, इसे देखो, गरूर ने इसके दिलो दिमाग से इंसानियत का एहतराम मिटा दिया है। ये भाई की शाहजोरी के बल पर तुम सबको हकारत से देखती थी। इसने मुझ पर थूकने की बात की तो मैंने इस पर थूक कर दिखा दिया। ज़र्क ज़मीन पर से उठ रहा था। मैंने जरीना को उठाकर उस पर फेंक दिया। कार्निवाल में काम करने वाली मेरी बातों से कायल हो रहे थे क्योंकि वह ज़र्क से सहमे रहते थे। वहाँ तमाशा दिखाने और नाचने गाने वाली लड़कियां भी उसके खिलाफ हमदानी से शिकायतें करती थी और बेचारा हमदानी ज़र्क के सामने हाथ जोड़कर कहता था, प्लीज़ लड़कियों को परेशान न करो, वो भाग जाएंगी। तो फिर कार्निवाल के लिए ऐसी तरबियत याफ्ता लड़कियां मुश्किल से ही मिलेंगी। आज वो लड़कियां बहन भाई को मार खाते देखकर खुश हो रही थीं, लेकिन इन लड़कियों की तरह दूसरे मर्द भी अपनी मुसरतों को छुपा रहे थे। उन्हें अभी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ था कि मैं इस खतरनाक पहलवान पर आखिर तक गालिब रहूंगा। जरीना और जरताज की इज्जत पर बनाई थी। उनके सामने दो ही रास्ते थे कि वो मुझे मार डालते या फिर आधा कार्निवाल जो उनके कब्जे में था उसे छोड़कर भाग जाते, और कोई अपनी हुकूमत और इक़्तिदार की जगह छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसलिए ज़र्क जी जान लगाकर मुझसे मुकाबला करने लगा, लेकिन दाव पेच जानने और जी जान लगाने के बावजूद वो बुरी तरह मार खा रहा था, क्योंकि मैं उसकी सोच के जरिए उसके हमलों के अंदाज को समझ लेता था और खुद हमले करते वक्त उसे अपने बचाव का मौका नहीं देता था। जरीना भाई को लहूलुहान होते देखकर भागती हुई गई थी। उसकी सोच ने बता दिया था कि वो अपने खेमे से गन और कारतूस लेने गई है। वापस आते हुए उसने एक हवाई फायर किया जिसके बायस भीड़ छट गई। वो मुझे गन पॉइंट पर रखते हुए बोली, ज़र्क इसे खूब मारो, ये तुम पर हाथ से हमला करेगा तो मैं इसके हाथ पर गोली मारूंगी, ये तुम पर लात चलाएगा तो मैं इसके पैरों को जख्मी करूंगी। ज़र्क ने मुझे कराटे का एक हाथ रसीद करने के लिए हाथ उठाया। मैंने सोच लिया था कि जरीना के दिमाग में घुसकर उसके भाई के हाथ पर गोली मारूंगा। उससे पहले ही ठाई की आवाज़ के साथ गोली चली और ज़र्क अपना जख्मी बाजू थाम कर कराने लगा। सबकी नजरें एक हसीना पर जम गई। वो एक रिवॉल्वर को दोनों हाथों से पकड़े ज़र्क को निशाने पर रखते हुए बोल रही थी, जरीना भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो अपनी गन फेंक दो। ये इंसाफ नहीं है कि बाबर निहत्ता लड़े और तुम इसे गोली मारने की धमकी देकर भाई की शिकस्त को फतह में बदलने की बेईमानी करो। उस हसीना की जुर्रत ने दूसरों को हौसला दिया। सब कहने लगे, हाँ हाँ ये बेईमानी है। ज़र्क मर्दानगी से लड़ो या मैदान छोड़ दो। जरीना अपनी गन फेंककर भाई को बेयारो मददगार नहीं बनाना चाहती थी। उसने याकूब हमदानी से कहा, तुम एक अजनबी के बल पर हमारी जिल्लत का तमाशा देख रहे हो। याद रखो, बाजी किसी वक्त भी पलट सकती है। अपनी भलाई और सलामती चाहते हो तो इस अजनबी को भी यहां से निकाल दो। फिर ठाएं से एक गोली चली। जरीना के हाथों से गन छूट गई। वो अपने जख्मी बाजू पर हाथ रखकर कराने लगी। हसीना ने कहा, अजनबी को यहां से निकालने का हुक्म ना दो, इंसाफ का तकाजा पूरा होने दो। जो मैदान हारेगा वही यहां से जाएगा। मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा, मुझ अजनबी से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, मेरा मुकाबिल जख्मी हो चुका है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। याकूब हमदानी ने जरीना की गिरी हुई गन उठाकर कहा, एक न्याम में दो तलवारें नहीं समाती। मेरे कॉर्निवाल में दो शहजोर नहीं रह सकते, किसी एक को रहना है। उसने ज़र्क का निशाना लेते हुए कहा, एक बार तुमने सबके सामने मेरा गिरेबान पकड़ा था, इस कॉर्निवाल के मालिक को जलील किया था। तुम बहन भाई मुझे आका नहीं एक मजबूर गुलाम समझते थे। उसने ज़र्क की एक टांग पर गोली मारी। वह चीख मार कर गिर पड़ा। हमदानी ने जरीना से कहा,
एक बार तुमने अपने भाई की मौजूदगी में मुझे तमांचा मारा था। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि भाई के जरिए मुझ पर हावी रहने वाली से कभी शादी नहीं करूंगा। उसने जरीना का निशाना लिया। वो गिड़गिड़ाने लगी, नहीं मुझे गोली ना मारो। वो करीब आकर उसके मुंह पर तमांचा मारते हुए बोला, उस रोज तुमने मुझे तमांचा मारा था, आज मैंने तुम्हें मारा है। हमें तुम्हें ताकत मारती है, इसलिए चंद रोजा ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। ये ताकत बड़ी हरजाई है, कभी तुम्हारे पास रहती है, कभी अचानक तुम पर थूकने के लिए हमारे पास चली आती है। फिर उसने कहा, इन बहन भाई के 3 गुंडे हमायती हैं, वो स्टेज पर जाएं और अपने पहलवान को उठाकर मेरे कॉर्निवाल से दूर ले जाएं। वो तीनों हमायती स्टेज पर से जर को उठाकर ले जाने लगे। वो दोनों अपने 3 गुंडों के साथ एक गाड़ी में बैठकर चले गए। कॉर्निवाल के तमाम मुलाजमीन अब खुलकर खुशी का इजहार कर रहे थे। कोई मुझसे मुसाफिर कर रहा था, कोई मुझे गले लगा रहा था। वह हसीना दूर खड़ी मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका नाम समोरा जूसीकॉफ था। कार्निवाल में राइफल शूटिंग स्टॉल की इंचार्ज थी। उसका ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं था और वो किसी की आलाकार नहीं थी। मैं लोगों से मुसाफिया करने के दौरान समोरा के दिमाग में झांक आया। जरूरी मालूमात से मुतमईन होकर याकूब हमदानी को देखा। वो करीब आकर बोला, तुम्हें दाद देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को लगी है कि मैंने आज फजर की नमाज में दुआ मांगी थी। खुदावंद करीम ने दुआ कबूल कर ली। वाकई तुम्हें निजात दहिंदा बनाकर मेरे पास भेजा है। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शाम का अंधेरा फैल रहा है, कॉर्निवाल का धंधा शुरू करो, अपनी बातें बाद में होंगी। याकूब हमदानी ने 2 चौकीदारों को हुक्म दिया, टिकट काउंटर्स खोल दो, लोगों को अंदर आने दो। दोनों चौकीदार चले गए। मुझे अपने पीछे मुतरन्नम सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो बाबर। मैंने घूम कर देखा। समोरा मुस्कुरा रही थी। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने वो गुदाज हाथ पकड़ लिया। अच्छी खासी ओवरकोट पहनने वाली सर्दी थी। इसके बावजूद समोरा का हाथ गर्म था। वो 28वें बरस की गर्मी उम्र से गुजर रही थी, लेकिन अब तक शादी नहीं की थी और ना ही किसी मर्द से दोस्ती की थी। ऐसा क्यों था? ये तफसील से चोर ख्यालात पढ़ने के बाद मालूम होता, जिसका मौका भी नहीं था। वो बोली, तुमने आज मुझ पर एहसान किया है। मैंने हंसते हुए कहा, एहसान तो तुमने किया है। जर को गोली मारकर उसे जख्मी करके फौरन ही जंग खत्म करा दी। अगर तुम उसे मार मार कर नीम मुर्दा ना करते तो मैं उस पर गोली चलाने का हौसला ना कर पाती। उससे शैतान ने चैलेंज किया था कि आज रात मेरे खेमे में आएगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अगर आ जाता तो क्या करती? मैंने एक पिस्तौल और एक खंजर तकिए के नीचे और पैरों की तरफ छुपा कर रख दिया था। ये कसम खाई थी कि उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नाकाम हुई तो खुदकुशी कर लूंगी। मैंने फिर मुस्कुराकर कहा, खुदकुशी की नौबत नहीं आई। तुम किसी खुशनसीब के लिए बच गई। मेरी जिंदगी में किसी खुशनसीब या बदनसीब के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ये तुम फितरी तकाजों के खिलाफ बोल रही हो। उसने मेरे हाथों में अपने हाथ को देखा, फिर कहा, तुमने ये हाथ बहुत देर रख लिया, अब वापस कर दो। मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, तुमने अपनी खुशी से मेरे हाथों में दिया था। मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, तुमसे भी एक निगाह करम की भीख नहीं मांगूंगा। वैसे जब कभी सोचना तो ये ज़रूर सोचना कि क्या वक्त नहीं हो कि बुलाओ तो फिर ना आ सकूं। उसी वक्त याकूब हमदानी तेज़ी से चलता हुआ आया। फिर बोला, समोरा तुम जाओ, फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो हमें सवालिया नज़रों से देखती हुई चली गई। हमदानी ने कहा, देख रहे हो बाबर, अभी तक कॉर्निवाल का फाटक नहीं खुला, टिकट काउंटर्स बंद हैं। क्यों बंद हैं? बाहर से तमाशाई क्यों नहीं आ रहे? जिस शख्स ने मुझसे कहा था कि मैं उसके 6 बंदे अपने कॉर्निवाल में मुलाजिम रख लूं, उसने यहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दिया। काउंटर्स पर गुंडे हैं, वो किसी को टिकट खरीदने नहीं दे रहे। मैंने कहा, यह महज सिनेमा और थिएटरों में होने वाली गुंडागर्दी नहीं है। इसके पीछे सियासत और गैर मुल्की एजेंटों की चालें हैं। किसी भी गैर मुल्की सियासी तंजीम को तुम्हारे कार्निवाल से बहुत फ़ायदे हासिल होंगे, इसलिए वो शख्स चाहता है कि यहाँ सिर्फ उसके 6 बंदे ना रहें, बल्कि पूरा कार्निवाल उसके कब्जे में आ जाए। हमदानी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। उससे शख्स का मुतालबा है कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या वाकई? हाँ, वो कहता है तुम्हारा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर नहीं बल्कि फरहाद अली तैमूर है। मैं यक बारगी अंदर से अलर्ट हो गया। बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। कॉर्निवाल के अहाते का गेट खुलने लगा। बैंड बाजे वाले अपनी धुन बजाते हुए लेफ्ट राइट के अंदाज में चलते हुए अहाते में दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे 2 गाड़ियां थीं, उनमें मुसल्लह अफराद थे। एक गाड़ी की छत पर एक शख्स गन लिए खड़ा था। उसने हाथ उठाकर एक चुटकी बजाई। इसके साथ ही चारों तरफ अहाते की दीवार पर गनमैन चढ़ते हुए दिखाई दिए। वो सब छुपे हुए थे, अब जाहिर हो रहे थे। गाड़ी की छत पर खड़े हुए शख्स ने दोनों हाथों से एक सिग्नल दिया। फिर फायरिंग हुई, फिर खामोशी छा गई। वो शख्स बुलंद आवाज से बोला, यह हवाई फायरिंग एक वार्निंग है। अगर किसी ने मुकाबला करने की हमाकत की तो कॉर्निवाल के एक एक फर्द को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। वह दूर से मेरी तरफ उंगली करते हुए बोला, यह मौजूदा सदी का सबसे खतरनाक शख्स फरहाद अली तैमूर है। इसके सामने रूस और अमरीका हार जाते हैं, हत्ता कि इसके पास आकर मौत भी हार जाती है। वो अपना सीना ठोंकते हुए बोला, मैं पहला शख्स हूं कि इस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग के अंदर जाकर अपनी ख्याल ख्वानी की हुकूमत कायम करने वाला हूं। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, लोगो, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ जख्मी करूंगा, फिर ये मेरा ताबेदार बन जाएगा।
अपनी मर्जी से मेरा गुलाम बनकर यहाँ से जाएगा, इसलिए तुम लोगों को हमारे मामला में ना एतराज करना चाहिए, ना हमारे मुकाबले पर आने की हमाकत करना चाहिए। उसने गन सीधी की, फिर मुझसे कहा, फरहाद, तुम ये मालूम करने के लिए बहुत बेचैन होगे कि मैं नया ख्याल ख्वानी करने वाला कौन हूँ और किस मुल्क या किस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने उसे बातों में उलझाने के लिए कहा, मुझे असीर करने से पहले बेहतर है कि मुझे अपनी हिस्ट्री बता दो। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर आकर सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, तुम अच्छी तरह सिचुएशन को समझ लो। ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी पूरी फैमिली को मदद के लिए बुला लो। इसमें शुबा नहीं था कि उसने ज़बरदस्त मुहासरा किया था। तकरीबन 25-30 मुसल्लह अफराद चारों तरफ अहाते की दीवार पर खड़े हुए थे। मैं कॉर्निवाल के खुले हुए हिस्से में एक स्टेज पर था। वहां से किसी तरफ भी भागते वक्त गोलियों के बौछार से बचने और छुपने के लिए कोई आड़ नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि इन हालात में अपनी कोशिशों से बचना नामुमकिन है। फिर भी मैंने अपनी सी कोशिश की। उससे कहा, सुनो, मैंने फरहाद की फैमिली से अभी राब्ता किया था, उन्हें अपनी हालत ज़ार बताई थी। वो कहते हैं बचाव की कोई सूरत नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों जख्मी होकर अपना दिमाग तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। उस शख्स ने कहा, तुम मुझे यह समझाना चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे असीर होने की कोई परवाह नहीं, यानी तुम फरहाद नहीं हो? अगर फरहाद होते तो तुम्हारे लोग अभी जान की बाजी लगा देते। मैंने कहा, मैं अपनी ज़ुबान से फरहाद होने या ना होने का यकीन नहीं दिलाऊंगा और ना ही तुम यकीन करोगे। मेरा ख्याल है 1 मिनट की वो मोहलत ख़त्म हो चुकी है। उसने अपनी गन से मेरी एक टांग का निशाना लेते हुए कहा, मैं सिर्फ जख्मी कर रहा हूँ, अगर ज़रा भी हिलोगे तो जान भी जा सकती है। मेरे पास खड़े हुए याकूब हमदानी ने कहा, तुम्हारे ये दुश्मन समझ में नहीं आया, जब ये तुम्हें जान से मार सकता है तो फिर जख्मी क्यों कर रहे? इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला था। फायरिंग की आवाज़ गूंजी, गोली सनसनाती हुई आई। मैं एकदम से उछलकर हमदानी पर आ गिरा। एक चीख बुलंद हुई, फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए स्टेज पर गिर पड़े। ये दुरुस्त है कि ये दुनिया एक स्टेज है। हम सब पैदा होकर मरने तक एक्टिंग करते हैं, फिर इस स्टेज से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दुश्मन जान ने मुझे हमेशा के लिए रुखसत नहीं किया। मैंने दिमाग में उसकी सोच की लहरों को सुना। वो कह के लगा रहा था और कह रहा था, मैं दुनिया का पहला ख्याल ख्वानी करने वाला हूं कि फरहाद के दिमाग में फतह के झंडे गाड़ रहा हूं। वो फिर एक कहका लगाकर बोला, अफसोस फरहाद, आज से तुम्हारी गुलामी का दौर शुरू होता है।